guys, today we will discuss about the blood pressure and the lymphatic system. Blood pressure. The definition of the blood pressure is the pressure at which blood is pumped around the body by the heart is called blood pressure. मतलब जितने प्रेशर से हार्ट ब्लड को पंप करता है अराउंड द बॉडी वो प्रेशर कहलाता है ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर को जब हम नापते हैं तो हमें ब्लड प्रेशर में दो वैल्यू नजर आती है। एक वैल्यू कहलाती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरी वैल्यू कहलाती है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को समझने के पहले हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टोल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायस्टोल। तो सिस्टोल व्हेन हार्ट इज एट द contraction stage, that is systole of heart, or when heart is at relaxed stage, then that is diastole of heart. तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिस समय हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस समय क्या होगा, एट्रियम में जो एट्रिया होता है एओर्टा होगा, उस एओर्टा में मैक्सिमम प्रेशर होगा। हार्ट जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड कहाँ गया, एओर्टा में, और उस समय एओर्टा में मैक्सिमम प्रेशर होगा। तो वो प्रेशर, द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फेज, तो उस प्रेशर को हम बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये मैक्सिमम प्रेशर होगा। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज। जब हार्ट रिलैक्स होगा जिस समय, उस समय हार्ट जो एओर्टा होगा या आर्टरी होंगी उनमें मिनिमम प्रेशर होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर मैक्सिमम प्रेशर होता है, रिलैक्सेशन के टाइम पर मिनिमम प्रेशर होता है। तो यही कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर जो मैक्सिमम प्रेशर है उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो रिलैक्सेशन के टाइम पर मिनिमम प्रेशर है उसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू होती है ये 120 मिलीमीटर Hg, mmHg जो है ये प्रेशर की यूनिट है जिस यूनिट में ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। मिलीमीटर ऑफ मरकरी बोलते हैं या mmHg बोलते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg या 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू ये होती है 80 mmHg। हालांकि ये वैल्यू कोई आइडियल वैल्यू नहीं है, एज के हिसाब से इसका प्रेशर घट या बढ़ सकता है। जैसे कोई बच्चा है तो बच्चे में ये प्रेशर कम होगा, और जो बुजुर्ग हैं बुजुर्ग में ये प्रेशर ज़्यादा होगा। एक रफ आइडिया लेने के लिए कि कितना प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए सिस्टोलिक प्रेशर, तो हम एक रफ आइडिया के तौर पर ले लेते हैं कि 100 प्लस एज ये उसका नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होगा। मान लीजिए कोई 80 साल का या 60 साल का आदमी है, तो 60 साल के आदमी में 100 प्लस 60 160 ब्लड प्रेशर तक है सिस्टोलिक, तो उसको हम नॉर्मल मानेंगे। तो एक रफ आइडिया है ये कि 100 प्लस एज। इसको हम रेटिंग कैसे करेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर ऊपर लिखेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर नीचे, और जैसे नॉर्मल की बात करें तो 120/80 लिख देंगे। तो 120/80 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अगर नॉर्मल वैल्यू से ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो इसको हम बोलेंगे कि ये हाइपरटेंशन की कंडीशन है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है तो हम हाइपरटेंशन की कंडीशन में नहीं रखते। जैसे मान लीजिए 20 साल का कोई आदमी है, 120/80 उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए, और उसका 130 और 90 हो गया तो इसको हम नॉर्मल ही मानेंगे। लेकिन अगर 140 के एबव चला गया तो उसको हम मानेंगे कि वो
हाइपरटेंशन का पेशेंट है, मतलब उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड प्रेशर को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, और नॉर्मल से कम है अगर तो इसको बोलेंगे हाइपोटेंशन। तो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन ये डिसीज्ड कंडीशन होती हैं। ब्लड प्रेशर को मैनेज करते हैं हम स्फिग्मोमैनोमीटर के थ्रू। स्फिग्मोमैनोमीटर, ये जो फिगर बना हुआ है ये वाला, ये स्फिग्मोमैनोमीटर का है। इसमें एक कॉलम होता है जिसमें मरकरी ऊपर की ओर चढ़ती है, इसमें एक ट्यूब जुड़ी होती है जो कफ से कनेक्टेड होती है, और दूसरी ट्यूब इसी कफ से निकलती है जो कि एक रबर के सैक से जुड़ी हुई होती है, जिसको हम दबा के इस कफ के अंदर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। इस कफ को हम आर्म के अराउंड इस तरह से बांध देते हैं, और बांधने के बाद जब इस सैक से, रबर के बैग से हम इसमें हवा भरते हैं तो ये देखते हैं कि इस यहाँ पर जो मरकरी है ये ऊपर की ओर चढ़ती रहती है, और इसको हम 200 के आसपास तक चढ़ा लेते हैं। ये मरकरी जब 200 के आसपास तक चढ़ जाती है, फिर हम कफ में लगी हुई नॉब के सहारे इसको थोड़ा सा इन्फ्लेट करते हैं कफ को, मतलब प्रेशर धीरे धीरे इसका रिलीज करते हैं। जब प्रेशर धीरे धीरे रिलीज करेंगे तो ये नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रेशर रिलीज करने के पहले हम स्टेथोस्कोप को कान में लगाकर और ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर उसका इन्फ्लेटेड स्ट्रक्चर रख देंगे। तो उसका जो इन्फ्लेटेड स्ट्रक्चर है उसको हमने ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर रखा, डॉक्टर ने कान में जो स्टेथोस्कोप की दोनों आर्म्स हैं उनको फिट किया, और उसके बाद फिर प्रेशर रिलीज करना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे हम प्रेशर रिलीज करते चले जाते हैं, क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है, एक वैल्यू ऐसी आती है जहाँ पर हार्ट बीट सुनाई देना शुरू हो जाती है। जहाँ पर हार्ट बीट सुनाई देना शुरू होती है वो कहलाएगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मान लीजिए इसको धीरे धीरे कम कर रहे थे और यहाँ पर आकर 130 पर आकर हमें फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई थी, हार्ट बीट सुनाई थी, तो सिस्टोलिक प्रेशर हो गया 130। इसके बाद इसको और इन्फ्लेट करेंगे, धीरे धीरे प्रेशर और कम होगा, मरकरी और नीचे जाएगी, और मान लीजिए यहाँ पर 90 पर आकर हमें हार्ट बीट सुनाई देना बंद होगी। तो जहाँ पर हार्ट बीट सुनाई देना बंद हो जाती है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर कितना आ गया 130/90। इसके बीच में 130 और 90 के बीच में हमें हार्ट बीट की साउंड स्टेथोस्कोप से सुनाई देती है, और इस तरह से ब्लड प्रेशर को हम मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट सिस्टम होता है जो ये होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ये असिस्ट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम को। हार्ट ने ब्लड को पंप किया और ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, ये बॉडी के डिफरेंट टिश्यू तक पहुंचा। ये मान लीजिए कोई आर्टरी है जो ब्लड लाई टिश्यू को, और टिश्यू ये टिश्यू का पोर्शन है, तो टिश्यू के अंदर जैसे ही ब्लड पहुंचेगा, आर्टरी पहुंचेगी, ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी, और कैपिलरीज में डिवाइड होने के बाद ये जब तक टिश्यू के अंदर रहेगी इसमें ब्रांचिंग होती रहेगी, कैपिलरीज में डिवाइड होती रहेगी। जब ये टिश्यू से बाहर निकलने लगती है तो ये कैपिलरी रीयूनाइट करती है और वेन्स के फॉर्म में ये टिश्यू से बाहर निकल आती हैं। अब ये टिश्यू के अंदर गई, लेकिन इस जो कैपिलरीज हैं या ब्लड वेसल्स हैं, इन वेसल्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन है, ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन कैसे इन सेल्स, टिश्यू है तो इसमें सेल्स होंगी, इन सेल्स के पास तक कैसे पहुंचेगा। तो कैपिलरीज जो होती है, कैपिलरीज की लेयर इंडोथीलियम की बनी होती है। सिंगल सेल्स की लेयर होगी, इंडोथीलियम की लेयर बोलते हैं, और इन सेल्स के बीच में माइन्यूट पोर्स होते हैं, और ये जो पोर्स होते हैं, इन पोर्स के थ्रू जो एक प्रेशर से ब्लड आ रहा है, तो इस प्रेशर की वजह से पोर्स के थ्रू कुछ प्लाज्मा का पोर्शन बाहर निकल आएगा, और उस प्लाज्मा के पोर्शन में डिजॉल्व प्रोटीन, स्मॉलर प्रोटीन, लार्जर नहीं, स्मॉलर डिजॉल्व प्रोटीन, और उसके साथ साथ स्मॉलर डिजॉल्व सब्सटेंस जो भी हैं वो, और ऑक्सीजन, ये सब कैपिलरी से बाहर निकल आएंगे,
और कैपिलरीज से बाहर निकल के आएंगे तो जो पोर्शन फ्लूइड का कैपिलरीज से बाहर निकल के आया इसको हम बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड। और इस टिश्यू फ्लूइड में प्रोटीन्स हैं, स्मॉलर प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, और ये यूज कर ली जाएंगी बाय दी सेल्स। और सेल्स के बाद सेल्स जब इनको यूज कर लेंगी तो सेल्स बदले में क्या निकालेंगी? वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड। वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे। तो वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड अब इस टिश्यू फ्लूइड में मिक्स हो गया। अब ये इस तरह से लगातार टिश्यू फ्लूइड टिश्यू में बढ़ता चला जाएगा तो एक समय आएगा कि टिश्यू के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। तो इनको बाहर निकालना भी जरूरी होता है। तो बाहर ये कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम एक स्पेशल टाइप का सिस्टम होता है जिसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है लिम्फ कैपिलरीज, दूसरा लिम्फ वेसल्स, तीसरा लिम्फ नोड या लिम्फ ग्लैंड, चौथा लिम्फ। तो लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे हुआ? ये जो टिश्यू फ्लूइड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल मिक्स हो गया, इस टिश्यू फ्लूइड, ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फ कैपिलरीज के अंदर इंटर कर जाएगा। तो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जैसे ही पहुंचा इसको हम बोलने लगते हैं लिम्फ। तो टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ में क्या डिफरेंस हो गया? टिश्यू फ्लूइड में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स थे, जबकि लिम्फ में वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होते हैं। तो ये वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड वाला लिम्फ जो है ये कैपिलरीज के अंदर चला गया। यहाँ जो लिम्फ की ये कैपिलरीज है, इन कैपिलरीज में और ब्लड की कैपिलरीज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये लिम्फ की कैपिलरीज जो होती है एक एंड पर क्लोज्ड होती हैं, एक एंड पर बंद होती हैं, मतलब ये ब्लाइंड कैपिलरीज होती हैं। और ये कैपिलरीज जुड़कर वेसल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इनको हम बोलते हैं लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स। तो जो लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू अंदर आया था ये लिम्फ वेसल्स के अंदर जाने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। और इन लिम्फ वेसल्स में बीच बीच में नोड्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स। और इन लिम्फ नोड्स की खासियत ये होती है कि इसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? जो भी लिम्फ के अंदर हार्मफुल मटेरियल आया या डिब्रीज आई, जो सेल्स यहाँ पर टूटती हैं उनकी डिब्रीज भी उनके साथ में आती हैं, तो उन डिब्रीज को या कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह आ गया तो उनको, तो लिम्फोसाइट्स जो लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट है ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को फैगोसाइटोसिस कर लेंगे, खाकर खत्म कर देंगे। और इसके बाद जो लिम्फ बचता है ये लिम्फ वेसल से ट्रेवल करते हुए अल्टीमेटली जाके वेन्स में मिल जाता है। बेसिकली पूरी बॉडी का जो लिम्फ वेसल्स होती हैं ये एक साथ मिलकर यहाँ पर आकर कंधे के नीचे जो वेन होती है सब क्लेवियन वेन, इस सब क्लेवियन वेन में आकर जुड़ जाती है। तो सब क्लेवियन वेन में ड्रेन होती हैं सारी लिम्फ वेसल्स। तो जो ब्लड वेसल से निकला हुआ जितना मटेरियल था वो वापस कहाँ चला गया? वेन्स में चला गया, वेन्स में। तो ब्लड से निकला यहाँ पर और वापस जाके ब्लड में ही मिक्स हो गया। बस अंतर इतना हुआ कि यहाँ पर जो निकला था उसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स में रिच थे, और जो वापस गया वो वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड से रिच। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। और इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। तो अगर प्रोसेस आपको ये क्लियर है तो आपको फंक्शंस भी क्लियर हो जाएंगे। फंक्शंस में पहला फंक्शन है न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ टिश्यू। टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है। तो अगर ये लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता तो कुछ समय बाद टिश्यू फ्लूइड बिल्कुल भर जाता और उसके बाद नया टिश्यू फ्लूइड आने की कैपेसिटी नहीं होती, तो क्या होता? न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो न्यूट्रिटिव प्रोसेस में हेल्प करता है, टिश्यू की न्यूट्रिटिव प्रोसेस में हेल्प करता है। हेल्प्स इन किलिंग ऑफ जर्म्स, आपने यहाँ पढ़ा लिम्फोसाइट्स होते हैं और ये लिम्फोसाइट्स हार्मफुल मटेरियल्स को खत्म कर देते हैं, फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं। तो किलिंग ऑफ जर्म्स, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, टिश्यू से वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल किया और जाके कहाँ पहुंचा दिया? ब्लड में पहुंचा दिया। ब्लड से बाकी
कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी, एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा कुछ तो वो एक्सक्रीशन के साथ बाहर निकल जाएगा। तो जहाँ से जिसको जाना है ब्लड के थ्रू वहाँ पर उसको पहुँचा दिया जाएगा। तो दीज आर फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एंड दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। और बाकी जो नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम उसको कल नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।